चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक नया यूनिट है, पूरा 12th हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 12th में पहला चैप्टर है और इस यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितने चैप्टर्स होंगे? एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो पहले देख लेते हैं पूरा ये बनता कैसे है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है वो क्या भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के ऊपर बात होगी इसमें, है ना। तो इसमें 2 होते हैं, एक इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है भाई? चार्ज। ठीक, दूसरा क्या हो गया? मैग्नेटिज्म। तो चार्ज के स्टेट, मैंने बोला ना, चार्ज के स्टेट से डिफाइन होती है 2 डिफरेंट यूनिट। ठीक है, जब आपका चार्ज क्या है? रेस्ट पर है, तो बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि ध्यान से देखो, अभी मैंने इलेक्ट्रो का मतलब बताया, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया बेटा चार्ज, और स्टैटिक आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, दैट इज रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट, तो ये चार्ज एट रेस्ट में जो प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट करेगा, जिसकी वजह से जो फिजिक्स में जो भी इफेक्ट्स देखने को मिलेगा वो पढ़ेंगे हम लोग इस यूनिट के अंदर। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है? जब चार्ज आपका क्या करने लगे? मोशन में। और चार्ज के मोशन में आने से कुछ नई नई चीजें, नए नए इफेक्ट्स क्रिएट होंगे, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कहते हैं कि ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में। अब ये तो अज्यूम करके चलना पड़ता है कि आप 12th में आ गए हैं तो आपको 10th का पता है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि एक 10th क्लास में चैप्टर पढ़ते थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और नाम में ही आंसर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से एक इफेक्ट है जो कि चुंबकीय है, मैग्नेटिक है। समझ में आ रहा है? तो कहते थे एक तार के अंदर से अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास अगर आप कंपस, कंपस एक चुंबक ही होता है जो कि क्या करता है? दिशा दिखाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो इसमें एक्चुअली एक मैग्नेट होता है जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? डिफ्लेक्ट होकर के वो नॉर्थ और साउथ पोल दिखाने की कोशिश करता है ना, यानी वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो वो काम ना करेगा। तो जब उसको हम लोग उस वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था उसकी चारों तरफ लेकर के जाएंगे तो हमें दिखेगा कि वो जो आपका कंपास है वो अपनी दिशा बदल रहा है। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि जब तक, मैंने अभी बोला कि वो काम ही मैग्नेटिक फील्ड में करेगा, जब तक इस करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। यानी वो प्रूफ हो गया कि करंट जब फ्लो करता है वायर के अंदर से तो वो आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ध्यान से इसको और तोड़ो और ब्रेक करो। तो करंट कैसे बना? करंट बना सर, करंट का फॉर्मूला है Q अपॉन T। अरे Q क्या है? चार्ज। फिर से वहीं पहुंच गए, है ना। तो यानी कि जब चार्ज मोशन करने लगे, मोशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। करंट में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कंडक्टर के अंदर जा रहा है, यानी चार्ज मोशन में आ चुका है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक से ही मैग्नेटिज्म निकल के आएगा, है ना। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को हमको मिलेगा किसकी वजह से? चार्ज मोशन में आ गया, यानी चार्ज मोशन में आ गया यानी करंट हो गया। समझ गए? तो इतने से में आपको एक चीज समझ में आई। अब एक और बात यही कर लेते हैं, ये चार्ज है क्या? चार्ज है क्या? कौन सी बला है भाई, है ना, फिजिक्स की। तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक बॉडी के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे कि इंसानों का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ लोग कहते हैं यार ये आदमी बड़ा खड़ूस है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हंसमुख नहीं है, बहुत मजाक नहीं करता है, वो सीरियस रहता है, हर चीज को लेकर के एक टोन में रहता है कि वो बहुत रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। तो हमने डिफाइन कर दिया एक कैटेगरी की, एक खड़ूस टाइप का आदमी ऐसा होता है। फिर एक आदमी है जो बहुत ही मस्ती मजाक में रहता है, हमेशा किसी भी सिचुएशन में हंस रहा है ना, कहते हैं ये बहुत हंसमुख है, मजा आएगा इनके साथ, है ना, मस्ती करते रहते हैं। तो एक कैटेगरी दूसरी हो गई। ये दोनों कैटेगरी है तो एक प्रॉपर्टी, है ना। यानी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उस इंसान के साथ। अगर वो इंसान नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं, हवा में नहीं कहेंगे ये खड़ूस है, कहाँ है, कोई एग्जिस्टेंस में नहीं। यानी मैटर के बिना चार्ज, मैंने पहले ही बोल दिया, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हर एक मैटर की अपनी अपनी होगी। इसको सब डिवाइड किया गया किसमें? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हमने जैसे अभी बोला खड़ूस और हंसमुख, 2 कैटेगरी बताई। वैसे ही चार्ज के 2 नेचर हो गए, 2 टाइप की प्रॉपर्टी हो गई। एक पॉजिटिव, कुछ ऐसे मास होंगे जो पॉजिटिव टाइप की प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, कुछ होंगे जो निगेटिव टाइप की प्रॉपर्टी लेकर के चलेंगे, और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए। तो इस तरीके से हम आगे चल करके कैटेगराइज करेंगे पॉजिटिव चार्ज और
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए ओरिजिन ऑफ चार्ज में थोड़ी बहुत कहानी पढ़ लेते हैं। सारी कहानी में कुछ डेटा है, वो डेटा हमारे बड़े काम का है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक और बात मैं बड़ी क्लियर कर देता हूं कि हिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ रहे हो अभी तुम, तो अभी पढ़ रहे हो, अभी के हिसाब से सब कुछ डिजाइंड है कि आप कहीं भी कोई भी चीज पढ़ लेते हो, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई, करंट की पहले। करंट की खोज पहले हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई थी। ये बात पता रहनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब डायरेक्शन ऑफ करंट में बताऊंगा तो उसमें ये मत कहना सर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हम करंट उल्टा क्यों मानते हैं, है ना। तो अभी से बता दिया मैंने। तो ये बहुत सिंपल है। एटम आपको पता है एटम में क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन है। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबको पता है। न्यूक्लियस होता है सर, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। वो कैसा दिखता है, स्फेरिकल दिखता है। स्फेरिकल एटम स्ट्रक्चर होता है और उसके सेंटर पर आपका न्यूक्लियस होता है। कलर कोडिंग की गई है फिगर में, यहां देख रहे हो ब्लू कलर कहां पर है, वहां पर प्रोटॉन्स हैं आपके, और आपको ग्रीन कलर दिख रहा है येलोइश जो है थोड़ा सा, वो क्या इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है जो आउटर शेल में होता है। अब यही न्यूट्रॉन को रेड कलर से देख लो ध्यान से। तो कह रहे हैं कि भैया एक चार्ज है वो बिना मास के नहीं हो सकता, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब जितनी बातें मैंने बताई है आसान भाषा में वही सब यहाँ पर आपको लिखी मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोग को ऑलरेडी सब पता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज जो मैंने कैटेगरी बताई थी, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन वो है जो कि आपका निगेटिव टाइप, यानी खड़ूस बना दो इसको, है ना, निगेटिव सीरियस। और ये हो गया पॉजिटिव, हसमुख टाइप का हो गया। दो कैटेगरी हो गई चार्ज की। अब दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन नेचर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो ये +1.6 × 10⁻19 और ये -1.6 × 10⁻19, है ना। यूनिट क्या हो गई, कूलम। अब जरा मास पे ध्यान देना, मास इसका देखो और इसका देखो, तुम्हें लग रहा होगा ये बड़ा है, ध्यान से देख के बोलना भाई, है ना। अब क्लास ऐसे नहीं चलेगी, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे और बताएंगे। आपको क्या लगता है ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी, ऊपर वाली बड़ी है ना। सबका यही मत है, एक मत है सारे के सारे, क्योंकि सबने फोकस इस पर किया। बात सही भी है भाई, आप लोग का यही बचपन से पढ़ते आए हो। अरे भाई ये भी तो देखो, 10⁻31 का मतलब हुआ 9.1 डिवाइडेड बाई 10⁻31, ये लिखा हुआ है। और यहां क्या लिखा हुआ है बेटा, 1.67 डिवाइड बाई। अब फिर से मुझे बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है। हाँ, कहते हैं जितना बड़ा नंबर डिवाइड करेगा उतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी भाई। एक के बाद 31 जीरो है इसमें, और इसमें कितने 27, छोटा हो गया है बहुत ज्यादा ना। अरे 27 और 31 के बीच 4 का फर्क है ना, दिख रहा है ना गलती। यानी हम इस मल्टीप्लायर के चक्कर में नहीं, इसको कहते हैं, जिसने 11th अच्छे से पढ़ी होती है वो कभी आंसर नहीं देता, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखते हैं। एक टर्म बताया था मैंने, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बताया ये जो होता है ना, ये मल्टीप्लायर, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये डिसाइड करता है कि नंबर बड़ा है या छोटा है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो, पावर जो है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंट रह नहीं जाता। तुम बहुत करोगे, 9 को 10 मान लो, ये बन जाएगा -30। ये 1 है, इसको 1.61 को 1 मान लो। अब फिर से खुद से कंपेयर कर लो, ये 10⁻−30 और ये 10⁻27, कौन सा नंबर बड़ा है, यही तो बड़ा है। तो ऑलवेज फोकस ऑन द मल्टीप्लायर, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले ये मिला लो, उसके बाद ये मिला लेना। अगर ये इसमें कोई भी खास अंतर नहीं है तब ये डिसाइड करेगा, लेकिन जब इतना बड़ा अंतर हो 27 और 31, तो इसकी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप, छोटी सी बात थी, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो मास ऑफ प्रोटॉन, इसीलिए कह रहा हूं मास ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन, एक शॉर्ट नोट बन गया। ठीक है, आगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, P+। सिंबल क्या है इस केस में, यहां स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, मैंने कहा था ना कि सबसे छोटा चार्ज ब्रह्मांड में कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन। उतना ही छोटा तो ये भी हुआ ना, समझ में आ रहा है।
वही फंस गए, फिर से फंस गए। कैसे तुम गलत हो गए? मास अभी तो दिखाया मैंने, जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा जगह पे, तो है ना, दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा। तो स्मॉलेस्ट तो यही रहेगा हमेशा, चार्ज दोनों का बराबर है लेकिन मास से वो जीत गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट इज वाई उसको स्मॉलेस्ट कहते हैं। यूनिवर्स में सबसे बड़ा चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, उससे बड़ा थोड़ा प्रोटॉन होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम होता है। ये बारीकी होती है, डिटेलिंग। ठीक है, देखिए लाइक चार्जेस भी यहां से डिफाइन कर दिया, दो टाइप बता दिया, पॉजिटिव निगेटिव। अब बता रहे हैं कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को पसंद नहीं करेगा, है ना, और निगेटिव निगेटिव को पसंद नहीं करेगा। तो कहते हैं लाइक चार्ज। लाइक वर्ड का मतलब होता है एक जैसे। तो एक जैसे दो लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दोनों अगर एक गुस्सा गए तो मनाएगा कौन, है ना। दो खड़ूस आदमी है, दोनों दोस्ती कभी कर पाएंगे? अरे ना वो इसको मनाने आएगा ना उसको मनाने आएगा, तो ब्रेक ही होना है रिश्ता। लेकिन एक थोड़ा सा अगर हंसमुख रहेगा तो थोड़ा बहुत करके मैनेज कर लेगा। तो इसीलिए कहते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। ठीक है, वेयर अनलाइक चार्ज जो होता है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा। न्यूट्रल एटम क्या होता है? जब नंबर ऑफ निगेटिव और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाए, उसको अगर हम सरल भाषा में कहें तो कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या है? सेम। जैसे किसी भी मास या किसी बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा? सारे पॉजिटिव नेगेटिव पेयर हो जाएंगे, सारे खुश हैं, तो कुछ बचा चार्ज किसी को देने के लिए, तो उस बॉडी पर जीरो चार्ज यानी न्यूट्रल हो जाएगा। इफ यू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन तुम किसी भी स्ट्रक्चर से निकालोगे, एटम से निकालोगे, तो सीधी सीधी बात है, अभी तुमने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा, तो किसकी कमी हो गई? इलेक्ट्रॉन की ना। पॉजिटिव आ गया एक्स्ट्रा कि नहीं? क्योंकि 9 लोग तो पेयर में है, एक सिंगल है, तो सिग्नल दे रहा है ना, हम यहाँ हैं आओ, है ना। एक निगेटिव चाहिए उसको ना, तो वो पॉजिटिव नेचर दिखाएगा कि निगेटिव दिखाएगा? पॉजिटिव दिखाएगा, क्योंकि 9 लोग तो ऑलरेडी पेयर्ड हैं। तो ये इसलिए उसके पॉजिटिव, अगर हम उससे पॉजिटिव निकाल लेंगे तो पॉजिटिव निकाल लेंगे तो 9 पॉजिटिव निगेटिव होगा, एक निगेटिव बचा तो निगेटिव आ जाएगा। तो इसी प्रकार से पॉजिटिव निकालते नहीं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा दे दिया, है ना। तो कहते हैं इफ वी ऐड, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कहा पॉजिटिव निकालते नहीं है। ऐड इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, उस पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आया वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन प्लस एक्स्ट्रा एक आ गया, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए 10 प्रोटॉन हो गया, तो जो एक्स्ट्रा है वही आपका चार्ज दिखेगा, दैट इज योर नेगेटिव चार्ज। चार्जेस कैन बी मैनिपुलेटेड बाय प्रोसेस लाइक रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन एटसेट्रा। कह रहे भैया ये जो चार्ज है ना, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैंने इनकी संख्या को हम बदल सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मैंने बोला रबिंग जब करोगे, जैसे इस समय तो बहुत होता होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, झटका लग जाता है ना, कंबल ओढ़े रहो, कंबल अगर रगड़ दो, बाल से रगड़ दो, चिंगारी आ जाती है, तो हो क्या रहा है? चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारे बालों से, और वो जो कंबल का फर है, दोनों पर अलग अलग पोलैरिटी के चार्ज है। जब वो डिफ्यूज मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी वहीं से तो आएगी। स्पार्क क्या है? यही तो है। तो आप जब रब करते हो तो आपके एक हेयर आपका एक चार्ज पकड़ लेगा, एक पोलैरिटी पकड़ लेगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, और इस प्रकार से, जबकि ऐसा नहीं होता, मैं अभी आगे सिखाऊंगा। और फर आपका एक पोलैरिटी पकड़ लेगा, क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं इससे नहीं बता रहा हूँ, बस इतना समझ लो कि रबिंग से सरफेस, एक सरफेस से चार्ज दूसरी सरफेस पे चला गया, है ना। तो दोनों पे अलग अलग पोलैरिटी आ गई, एक पे पॉजिटिव नेगेटिव, जब इनको टच कराएंगे तो क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा, तभी तो झटका लगता है। लेकिन देखो ध्यान से, ऐसा झटका नहीं लगेगा कि तुम बेहोश हो गए, इतना ही लगेगा, एक ही बार लगेगा, 2 बार लगेगा, बस नहीं लग सकता है किसी को झटका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। कभी ट्राई कर लेना, क्योंकि सडन जब चार्ज फ्लो करता है, जब तुम मेटल छूते हो, तुम्हारे हाथ से वो सारे चार्ज ट्रांसफर होते हैं, तुम्हें शॉक लगता है। दोबारा छुओगे वो जा चुके हैं, तो अब तुम्हें शॉक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारा। इसी प्रकार से अभी हम आगे पढ़ेंगे कंडक्शन। ये तुम घर में रोज करते हो, चार्जर लगाते हो अपने फोन को चार्ज करने के लिए, है ना। जो दिल का, जो जिगर का टुकड़ा है तुम्हारे, फोन, रोज जैसे जाओगे देखोगे बैटरी खत्म हो रही है, सर कोचिंग में लगा ले, कुछ लोग कहीं लगा लेते हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। इंडक्शन, इंडक्शन जो वायरलेस चार्जर यूज करते हो तुम लोग, आजकल तो फैंसी चार्जर आते हैं ना, दिखाने के लिए फोन रख देंगे, देखो हमारा फोन चार्ज हो रहा है। हमने आज तक इस फोन को एक भी बार वायरलेस चार्जिंग नहीं, हमें पसंद ही नहीं है वो। उससे स्लो चार्ज भी होता है, वो दिखावे का एक झुंझुना है सर। कॉमन सेंस है ना, फिजिक्स टीचर है ना, एनर्जी लॉस हो रही है,
एयर में वो फील्ड लाइन चली जा रही है, कम से कम इसमें इंडक्शन होगा तो स्लो चार्ज होगा, इससे अच्छा लगाओ और चार्ज करके खत्म करो। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए, जो मार्केटिंग के लिए बना था ये, इसमें आपकी स्पीड स्लो होती है, कभी नोटिस करना है, वायरलेस चार्जर धीमे चार्ज होता है, तो भाई तुम्हारा समय भी खराब हो रहा है, पैसा भी खराब हो रहा है। ठीक, तो ये अच्छी चीज नहीं थी, ये मार्केटिंग गीक था। फोटो इलेक्ट्रिक, ये आप सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है। सूरज आता है फोटोन लेकर के, है ना, रोशनी पड़ती है, एनर्जी से एक्साइट होकर के कैथोड से अलग हो जाता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जाकर के एनोड पर हिट करता है, तो बन जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक, तो ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं, एक ही स्लाइड पे हमने बहुत कुछ पढ़ा। यहाँ देखो क्या है, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो कह रहे हैं भैया अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसको कोई बाहरी आकर के टच नहीं कर रहा, उस सिस्टम में दो लोग भी हो सकते हैं, ये सब बता दूंगा, घबराओ नहीं, दो लोग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये इस पर हो सकता है 10 कूलम का चार्ज है, इस पर मान लो कि 2 कूलम का चार्ज है, टोटल तो 12 ही हुआ ना। तुम बाहर से देख रहे हो, क्योंकि इनके और इनके पास मिलाकर के 12 है। मान लो मैं गया, इनको टच कर दिया, इनसे कुछ चार्ज चुरा लिया, 6 कूलम उठा लाया। ठीक है, 4 कूलम मैंने इनसे समझ लिया होगा, 2 था मेरे पास, 4 ले लिया, तो इनके पास कुछ कम हो गया, है ना। कितना कम हो गया, 6 कूलम इनके पास बचा। अब लेकिन तुमसे पूछेंगे, तुम तो कहोगे अभी भी 12 ही है, कोई मतलब निकला? पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो इन दोनों को मिलकर के है ना, तो ये एक दूसरे में कितनी बार भी ट्रांसफर कर लेंगे चार्ज, उससे कुछ खास फर्क है सिस्टम को। तो यही लिखा हुआ है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इंडिविजुअल जितने भी सिस्टम में लोग हैं उनके पास अलग अलग चार्ज हो सकता है, इसलिए लिखा समेशन ऑफ सिस्टम, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन, इसी कहते हैं समेशन ऑफ Q, इसको कहते हैं समेशन, ये पता है ना, समेशन सम करता है, जोड़ता है। ठीक है, सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। इसका एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा हुआ है, देखो यहाँ पर ग्लास मॉलिक्यूल और सिल्क मॉलिक्यूल है, जो मैं अभी बात कर रहा था, मैंने कहा था कि अभी नहीं सिखाया हूं, आगे सिखाऊंगा, अब सिखाऊंगा। नेट चार्ज की बात कर लें जरा, और यहाँ चार्ज जो ट्रांसफर हुए इसकी बात देखो। अभी जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या भैया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास प्रोटॉन, टोटल सिस्टम के पास कितना हो गया, 0, क्योंकि ग्लास मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, है ना। ग्लास रॉड समझ लो, अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो ग्लास रॉड समझ लो, सिल्क का कपड़ा और ग्लास की रॉड, ठीक, ऐसा समझ लो। सिल्क मॉलिक्यूल पे है, इसके पास भी स्ट्रक्चर लेवल पर तो इतना ही होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0 इन द बोथ द सिनेरियोस। दोनों सिनेरियो में अगर देखेंगे ध्यान से, कौन सा कलर काम करेगा इस पे, ग्रीन चलेगा, देखो तो सारे कलर तो यहाँ दिखेगा। अब क्योंकि देखो ये अभी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए हुए हैं, टोटल चार्ज अभी दोनों पर 0, तो नेट चार्ज देखेंगे तो वो हमें अभी पूछेगा कोई सिस्टम में कितना चार्ज है, कहोगे 0। ठीक है, ट्रांसफर हुए, कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोई कांटेक्ट में नहीं है। अब क्या हुआ, जब तुम बेटा रबिंग करते हो ना, तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हीट जो हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो तुम उनका एक इलेक्ट्रॉन जो बेचारा स्ट्रक्चर में बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, उसको तुम कह रहे हो अलग हो बेटा, हम तुमको एनर्जी दे रहे हैं, है ना, तो तुमने उसको उकसाया एनर्जी दे करके और तुमने उससे चोरी कर ली, ये हो गया चोरी। ठीक है, और चोरी हो किसको मिला, जिससे रगड़ रहे थे, सिल्क कपड़ा, ठीक है, इसको मिल गया। अब इसके पास देखो क्या आ गया, इसने कहा भैया वैकेंसी हो गई खाली। ठीक है, कितने कपल हैं भैया, 7 कपल तो बन गए, एक रह गया बेचारा, वो एक आपका प्रोटॉन का पॉजिटिव बॉडी के ऊपर आ गया। इधर देखो, इसने कहा यार ये तो 5 हो गए और ये 4 हो गए, फिर से इनके पास वैकेंसी क्या आ गई, इनके पास तो एक्स्ट्रा आ गया ना, इनके वैकेंसी क्या हुआ, इनके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास वैकेंसी है ना, इसके पास तो 4 थे ही पहले से स्ट्रक्चर में, तो इसका वैकेंसी थोड़ा ना कहेंगे, इसके कहेंगे एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया। अब जरा फिर से तुमसे ही पूछ रहे हैं, तुम पहले भी सम कर रहे थे, तुम बाद में भी सम कर रहे हो, तुम अब कहोगे इसको और इसको जोड़ेंगे 0 ही तो हो जाएगा, तो सिस्टम अभी भी आइसोलेटेड है कि नहीं है? अरे वही बात हो गई यार, चोरी करने से भी कुछ नहीं हुआ, टोटल तो आपके पास जितना एक दूसरे को दे सकते उतना ही होगा ना, यानी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो अभी भी 0। अब देखो ध्यान से, लेकिन बॉडी के ऊपर अलग अलग चार्ज आ चुका है, फिर से रबिंग करी, फिर से एक इलेक्ट्रॉन चोरी किया, ठीक, फिर इसके पास कितना हो गया, फिर से रबिंग करी, अभी फिर से इसने इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिया, समझ गए?
लेकिन हर बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद हमने ये पाया कि सिस्टम का अगर कोई कहेगा ये व्हाट इज दिस इज सिस्टम, है ना, एल्विस भाई वाला सिस्टम है ना, सिस्टम हिला दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सारा सिस्टम फेल हो गया, 0 0 0, है ना, क्योंकि एल्विस भाई पढ़ते नहीं है, ये पढ़ने वाला सिस्टम था तो उनका सिस्टम फेल हो गया। ठीक, पढ़ाई लिखाई एक सिस्टम था ना, वो सोचे दूसरा है, तो ये 0 0 0 रहा, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी लेकिन सिस्टम तो 0 ही रहा। लेकिन अब देखो, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि रॉड ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया कपड़े के पास, तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि यही इसके पास एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो अब हमें क्या लिखना है, एक्स्ट्रा। हमसे पूछा जा रहा है चार्ज ऑन सिल्क, है ना, ये टोटल नहीं पूछा जा रहा है, तो ये हम देख सकते हैं क्योंकि पोलैरिटी बॉडी के ऊपर आ रही है। ठीक, तो आंसर इज पहले 0 था, बाद में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और समझ गए, ये मैंने तुमको रबिंग का एक केस बता दिया। ये रहा तुम्हारा कॉटन, दिख रहा है ये सिल्क, सॉरी कॉटन बोल दिया, सिल्क, और ये रही भाई रॉड, इसीलिए मैं इस पर नहीं गया, मैं सीधे वहां गया। ठीक, चलें, व्हेन ग्लास रॉड इज, ये पढ़ लेना, सिल्क करेंगे तो एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ये सब बता चुका हूं, ये तुम लोग के लिए लिखा है, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो करे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर होगी, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा, क्योंकि इससे छोटा कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा अगर कोई ये जो लिखा हुआ है, इसको क्यों बता रहा हूं, कह रहे हैं कि कैसे आपको पता है कि एक ही हुआ, ये सवाल आप लोगों से होना चाहिए था कि सर ये एक ही क्यों हुआ। बिकॉज हम वो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि भैया सबसे कम से कम हम जो है चार्ज अगर ट्रांसफर कराएंगे तो हम कितना कराएंगे। तो आपने ही बताया था ब्रह्मांड सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, उससे छोटा कुछ होता नहीं है, तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो हम ट्रांसफर करा ही लेंगे। तो कह रहे हैं ये मिनिमा वाला केस है, ये कम से कम कितना पॉसिबल है, तो लिखा है लीस्ट पॉसिबल कितना है, तो कितना वैल्यू है इसकी। ठीक है, वेरी गुड। फिर कह रहे हैं चार्ज कैन बी ट्रांसफर ओनली इन इंटीजर मल्टीपल। फिर कह रहे हैं कि भैया यही होगा, 1 होगा या 2 होगा, तो इंटीजर नंबर क्या होता है, अरे ये तो 0 -1 -2 -3 ये भी होता है, और फिर काउंटिंग पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 भी ले लें, तो ये सारे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के नंबर को इंटीजर कहते हैं। तो कह रहे हैं यहां अगर यार हम इंटीजर ले लेंगे तो हमारा पॉजिटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, किसी बॉडी के लिए काम करेगा, क्योंकि एन अगर इंटीजर है तो एन 2 वैल्यू ले सकता है, या तो पॉजिटिव लेगा या तो निगेटिव लेगा, और तीसरी वैल्यू क्या है, 0। देखो 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इसलिए मैंने 0 को अलग से बोला। ठीक, कोई चार्ज नहीं ट्रांसफर हुआ तो उसका केस है कि नहीं है ना, जब हमने रब ही नहीं किया तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा, उसका रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर हम सिल्क की बात कर रहे हैं तो हम निगेटिव इंटीजर ले लेंगे, और अगर हम यही प्रोटॉन की बात हो रही, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटॉन अगर कहीं बन रहा है, तो अगर रॉड की कोई बात करेगा तो एन को पॉजिटिव कर देंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव वाला बन जाएगा, निगेटिव इंटीजर से निगेटिव बन जाएगा, और 0 तो किसी केस के लिए आइसोलेटेड के लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए बोला गया कि भैया जो चार्ज है ना वो इंटीजर मल्टीपल में, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो टोटल चार्ज ट्रांसफर होगा दैट विल बी ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीट्यूड वर्ड यूज किया बेटा मैंने, यानी यू विल नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ -1.6, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, तो तुम लिखोगे सिर्फ, देखो क्या लिखा है, देखो प्लस में लिखा हुआ है, और सारा प्लस माइनस इसको दे दिया मैंने कहा ये संभाल लेगा, जैसा सिनेरियो होगा वैसा एन की वैल्यू यहां पर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया वेयर एन क्या है, एक इंटीजर है। समझ गए? तो ये बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक टॉपिक है तुम्हारे एनसीईआरटी में, उसको मैंने इस तरीके से पढ़ा दिया, Q = N याद रखना है, N इंटीजर है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए Q नेट कभी भी निकालना है तो वही बात कह रहे हैं कि अगर टोटल चार्ज निकालोगे तो प्रोटॉन और इसकी नंबर ऑफ संख्या हो गई, देखो हो वही रहा है जो तुम लोग हमेशा पढ़े हो, तुम कुछ डरने की जरूरत नहीं है, यही लिखा हुआ है। देखो n कितना है बेटा यहाँ पर, देखो ना Ne = 7 और Np = 8, डिफरेंस है कि नहीं है, और उसको हमने कहा कि यहां वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं, ये प्रूफ कर रहा हूं। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 7, और दोनों में मल्टीप्लाई क्या होना है, यही, इसको कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, माइनस का या प्लस का, प्लस का ही बचेगा ना यार। अच्छा जरा मिलाओ जरा, क्या आ रहा है, अरे ये तो सही आ गया, समझ गए? तो ये क्यों नेट है, नेट में
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को हम सम करते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो ऑटोमेटिकली वहां निगेटिव साइन आ गया। तो ये क्यू नेट का बेसिक फॉर्मूला है, इसको देख करके बहुत ज्यादा हमें अलग से कुछ नहीं सोचना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हम लोग इससे अच्छा पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन कभी किसी को डाउट हो, वहां जाना, वहां से वैल्यू उठाना और अपनी वैल्यू लगा के चेक कर लेना, आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो मतलब सही पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन द एग्जांपल शोन इन फिगर अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें चार्ज ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये देखो पुराना नोट्स का आ गया इसमें। अगर हम q की वैल्यू कह रहे हैं, यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन लोग, जरा फ्रैक्शन पुट करके देखो इसको, क्या ये पॉसिबल है इस केस में? अरे यार आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है क्या? तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, ये हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए इस केस को देखिए। अब ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सिखाया था स्टार्टिंग में कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। रुको जरा, ये वाला जो है थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा बड़े बड़े दिखेगा। हाँ अब दिख रहा है, चलो अब ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है। दोनों रॉड को हमने हैंग कर दिया। अब ये दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों बॉडी के ऊपर, ये क्या करेगा? एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर दिया, अलग अलग आइसोलेट कर दो, है ना। अरे व्हाइट कलर करो भाई, आइसोलेट कर दिया, दीवार लगा दी बीच में, ठीक बेटा। एक बार पॉजिटिवली चार्ज, एक बार निगेटिवली चार्ज। फिर दूसरी रॉड लेकर के आया जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने ये पाया कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही थी रॉड। फिर निगेटिव लेकर के आया तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही थी, रिपेल कर रही थी। जब मैं पॉजिटिव के पास निगेटिव लेकर के आया, ये इसकी रोड की तरफ खींचने लगी, और यहां पर लेकर के आया पॉजिटिव निगेटिव के पास, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करने लगी। तो फिर से ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ठीक, चलिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्यों कैसे पता अभी बताता हूं। अभी जितनी बार हमने चार्ज के बारे में बात करी, कहीं पर भी कुछ डायरेक्शन की बात करी क्या? कोई डायरेक्शन डिपेंडेंसी बताई मैंने? नहीं बताई ना। तो जब भी ऐसा होता है कि कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, इसको ऐड करने में हमने कुछ अलग से स्पेशल फॉर्मूला लगाया था क्या? ध्यान दो, हमने 4 प्रोटॉन लिया, 4 इलेक्ट्रॉन लिया, 4+4 कर दिया, है ना। ऐसे तो कर रहे थे। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो 0 हो जा रहा था। तो हमने बेसिक अलजेब्रा इस्तेमाल किया कि नहीं किया? तो इसका मतलब कहते हैं ये एडिटिव होता है, इसको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। दस चार्जेस कैन बी एडेड विद देयर साइन, उनके साइन के साथ उनको ऐड कर दो, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव को नेगेटिव रखो, जो भी आंसर आएगा वो एडिशन है, ठीक। तो यहाँ देखो क्यू नेट निकालना हो तो सिंपल फॉर्मुला बन गया, देखो पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर आपको दिख रहा है ये चार्जेस है 1 2 3 4 एंड रैंडम चार्जेस बना दिए। तो इस तरीके से अगर हम एग्जांपल लें तो Q1 की वैल्यू अगर 2 कूलम है, Q2 4 है, Q3 कितना है 2 कूलम, Q4 -1 एंड Q5 -3। तो हम इनकी वैल्यूज अगर पुट करें तो सॉल्व करना चाहें तो सारे पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, सारे नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। द आंसर इज 4 कूलम। तो पूरी बॉडी के ऊपर कोई पूछेगा तो कहेंगे 4 ही कूलम है भाई पॉजिटिव का। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिविजुअल कितने कितने हैं, हमें क्यू नेट से मतलब होता है। ये हो गया, ठीक। अब जरा ये बताओ, ये क्वेश्चन कर लो, छुट्टी हो जाएगी, यही आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। ये करके दिखाओ, ये खुद से करोगे तो ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। अभी जो पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है, खास कुछ पढ़ाया है नहीं मैंने। या अगर 7 मिनट अगर पढ़ लो तो 2 स्लाइड ही बची हुई है, सिर्फ 7 मिनट्स पढ़ाऊंगा मैं। 7 मिनट पढ़ लो, चलो चुपचाप, जरा बोलो नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। एक आइसोलेट सिस्टम है, ये पहले ही सिखा दिया, मतलब इनको कोई और बाहर से आकर के चार्ज ना देगा ना लेगा, ये एक दूसरे में ही अपना जो करेंगे करेंगे। दिख रहा है ना, 2 पॉजिटिव, ये 5 पॉजिटिव हो गए, 1 नेगेटिव हो गया, है ना। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है ए बी सी के पास 2 कूलम और 3 कूलम है, ठीक है, वेरी गुड। यानी एक चार्ज 1 कूलम को रिप्रेजेंट करता है बेटा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस का 2 कूलम और ये हो गया प्लस का 3 कूलम। ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 कूलम, वेरी गुड। फिर कह रहे हैं कि आफ्टर अंडरगोइंग सम प्रोसेस चार्ज ऑन बॉडी ए एंड बी इज 5 कूलम। तो कह रहे हैं कुछ प्रोसेस हुआ
ए और बी के ऊपर कितना हो गया 5 कूलम, और सी के ऊपर क्या है -2, तो फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी सी। नहीं नहीं, ये 5 कूलम इस पर हुआ, सॉरी स्टेटमेंट थोड़ा सही से पढ़ो, कह रहे ए और बी के पास 5 कूलम है और बी के पास -2, देखो इसके पास -2, तो कह रहे हैं सी पर कितना चार्ज होगा, क्यू एट सी निकालना है बेटा। तो मैंने जो पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सिस्टम का चार्ज अगर आइसोलेटेड हो तो कांस्टेंट रहता है, तो तुम पहले क्यू नेट निकाल लो, क्यू नेट निकाल लो इनिशियली, है ना। याद रखना कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्यू नेट रिमेन्स कांस्टेंट, क्यू नेट रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्यू नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, ये हमने लिख भी दिया, ठीक। तो यहां से आपका इनिशियली फिर हटाना पड़ेगा ना, क्यू नेट रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्यू नेट इनिशियली कितना है भाई बताओ, 2 और 3 कितना हो गया, +5 -1, आंसर इज प्लस का, यही तो आंसर आएगा। अब जरा इसको जोड़ो, यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू नेट फाइनल इज इक्वल टू कितना है, +5 -2, अब मुझे x लिखना है, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा x, तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर इनिशियल फाइनल के बराबर, तो ये हो जाएगा +5 -2 प्लस x इज इक्वल टू प्लस का 4, ठीक बेटा, ये कितना आ गया 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया, दिमाग लगाओ यार, x इज इक्वल टू 1 कूलम, कितना आ गया प्लस का 1 कूलम, ये +3 आ रहा है ना, +3 हो जाएगा, 4 - 3 होगा, कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो कितना चार्ज है इसके पास, +1 कूलम, इसमें प्लस और माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तुम इसको मैच करो जरा, 6 - 2 4 आ रहा है, आ गया, समझ गए, ये ऐसे करना था, चलो बस ये पढ़ लो, अरे ये तो हो गया यार, इसको क्यों दोबारा देखना, ये देखो चार्ज एंड मास, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, स्केलर क्वांटिटी होता है, एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन द बॉडी एट अ डिस्टेंस, चार्ज बिना मास के नहीं हो सकता, तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, मास 0 है लेकिन क्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे जब मास ही नहीं है तो चार्ज कहां से होगा, मैंने अभी तो बताया स्टार्ट क्लास में, क्या दिखाया कि आदमी के बिना उसकी प्रॉपर्टी होगी क्या, तो वही गलत लिखा हुआ, यानी ये नहीं हो सकता ना, अरे उसको क्रॉस मत कर देना, ये सही लिखा हुआ है, ये है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मास कैन एग्जिस्ट, हाँ हो सकता है, क्यू नेट 0 हो जाएगा, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन कर दो, सॉरी उतने इलेक्ट्रॉन कर दो, तो फिर उसका बॉडी के ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा, लेकिन बॉडी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये बहुत जरूरी बात है, याद रखो। ये क्या है, देखो अब ये ज्ञान तो सुनो ध्यान से, ये तो अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड के लोगों के लिए होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले ये रिवाइज कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स याद है, दो बॉडी, न्यूटन साहब ने सिखाया था कि दो बॉडी दोनों स्फेरिकल होनी चाहिए, दो स्फेरिकल बॉडी का मास m1 m2 अगर है तो वो एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, जिसका फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन ये जो r दूरी होती है उनके सेंटर से सेंटर की दूरी होती है, और दोनों बॉडी स्फेरिकल होनी चाहिए, पता नहीं होता, बहुत कम लोगों को पता होता है, ये जो फॉर्मूला है ये स्फेरिकल बॉडी के लिए होता है, और किसी के लिए नहीं होता, स्फेरिकल के लिए, इसीलिए एक सिस्टम है पॉइंट मास सिस्टम, इफ यू रिमेंबर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कोई भी बॉडी का शेप हो हम उसको एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए सब पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन ये बनाया स्फेरिकल के लिए गया था सर। चलो कोई बात नहीं, ये जो होता है ना ये बहुत वीक फोर्स होता है, ये एक कमजोर फोर्स है ना, ये वीक फोर्स है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ताकतवर फोर्स होता है ना। तो जब भी आपका जैसे कोई बॉडी, अभी आप ये सवाल नहीं पूछते, आप लोग अभी इतना जागरूक नहीं हो, कहेंगे सर जो बॉडी है आपने चार्ज दिखा दिया, लेकिन चार्ज बिना मास के अभी आपने सिखाया नहीं एग्जिस्ट करता, यानी कि उसका मास भी रहा होगा, तो मास रहेगा तो अभी आपने बताया मास रहेगा तो ये वाला फोर्स भी लगेगा, आप तो सिर्फ एक ही फोर्स लगा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, आपने कहीं ये नहीं बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। अच्छा एक बताइए, ये दोनों अट्रैक्टिव हैं, ऐसा ही होगा क्या हमेशा, नहीं, देखो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव हो गया, इसका भी मास m1 और इसका मास, तो दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, ध्यान रखना,
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, वो कभी रिपल्शन उपल्शन नहीं करता, वो अच्छा बच्चा वाला टाइप का है, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो अगर कोई कहेगा कोई एक एग्जांपल दो जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको क्या दिखाना है, डिफरेंट दिखाना है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर मुझे कभी टेस्ट लेना होता है दो बॉडी का कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो मैं कहूंगा असली टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सिव। असली जो टेस्ट है वो तो रिपल्सिव है, क्योंकि रिपल्सिव इसका खुद का यूनिक है। ग्रेविटेशन में तो हो सकता है कि जब दो भारी मास हो उनका फोर्स भी ठीक ठाक हो जाएगा तो वो अट्रैक्ट कर जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। देखो ना ये फॉर्मूले में, ये एम की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, तो कह रहे हैं उसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से हुआ था अट्रैक्ट या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो असली टेस्ट तो ये होगा कि जब दोनों क्या करें, एक दूसरे को रिपेल कर दे, तो पता चल जाएगा रिपेल तो वही कर सकता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल में तो ये होता ही नहीं। समझ गए? तो यानी कि जो रियल टेस्ट होता है अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम रिपल्सिव चेक करते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये अट्रैक्ट कर भी रहे होंगे तो हम इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लेते। ये बात का जवाब सुनो ध्यान से। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का फोर्स है और ये एक वीक कैटेगरी का फोर्स है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अगर हमने इसकी वैल्यू नहीं भी ली तो हमारे सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में गलती से भी ग्रेविटेशनल फोर्स मत इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि ना मैं बताऊंगा ना आप जानना, बस ये पता होना चाहिए कि लगता है लेकिन उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। बस ये देख लो ध्यान से, चार्ज और मास के बारे में, अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है। यहां पर देखो अगर सिर्फ मास होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है ना, फोर्स ये सिर्फ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? तो ये रही आज की क्लास। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आपने आज सीख लिया चार्ज के बारे में, चार्ज की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ ली और चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्वांटाइजेशन पढ़ लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि एक फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में। अगली क्लास में जब मुलाकात होगी तो सीखेंगे कि वो फोर्स हम निकालते कैसे हैं और उस फोर्स को कहते क्या है। ठीक है, और हेडिंग है उनके लिए जो घर पे जाकर के पढ़ेंगे, फॉर्मूला है KQ1 Q2। ठीक है, चलिए, थैंक यू।